बौद्ध परिषद का जो आयोजन है वो कहां पे किया गया था? तृतीय, बौद्ध परिषद का जो आयोजन है वो कहां पे किया गया था? ठीक है, आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? देखो मैंने आपको पहले बताया था आरवीपीके, आरवीपीके नाम से जो है आप इसको आसानी से कर सकते हैं। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा और साथ में कश्मीर। तो तीसरा क्या हो गया भाई? तीसरी वाली पूछी ना, थर्ड क्या हो गया? पाटलिपुत्रा। तो आप आरवीपीके, रणवीर कपूर पीके पिक्चर में था ना, तो इस तरीके से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रा आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हुई थी 250 BC के टाइम पे अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग अशोका और साथ में टीसा की प्रेसिडेंसी के अंडर में। ध्यान रखिएगा, टीसा और अशोका दोनों ध्यान रखिएगा, पेपर के अंदर पूछते हैं आपसे कि कौन राजा था, कौन प्रेसिडेंट था और कहां पर हुई थी। इस तरीके के 3 सवाल है जो कि आपको देखने को मिलते हैं। उपनिषद पुस्तकें कहां पर है? उपनिषद पुस्तकें जो है वो क्या है ये आपको बताना है। पॉलिटिक्स के ऊपर है, फिलॉसफी के ऊपर है, मेडिसिन पे है, सोशल लाइफ है। देखो उपनिषद के अंदर क्या कहा था? पहले वेद आए थे, वेदों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जो डिवाइन बातें करी गई। डिवाइन का मतलब होता है जो मतलब भगवान की या फिर जो इंसान के हाथ में नहीं है, डिवाइन है ना, तो उनके बारे में बात करी गई। लेकिन कुछ लोग आए जिन्होंने उसके बाद में क्या लिखे? उपनिषद लिखे। उपनिषद के अंदर थोड़ी प्रैक्टिकल बातें लिखी हुई थी। ओके, जैसे कि सर्विस टू मैन इज ए सर्विस टू गॉड। पहले वेद में बोला गया था कि आप भगवान को खुश करो, भगवान को प्रेज करो, भगवान आपको ये देगा, है ना। बाद में उपनिषद में आया सर्विस टू मैन, सर्विस टू ह्यूमन इज ए, ठीक है, सर्विस टू गॉड, यानी कि अगर आप इंसान की सेवा करोगे ओके तो वो गॉड की मानी जाएगी। इस तरीके की जो है प्रैक्टिकल बात है। ट्रूथ अलोन ट्रम्प जो है, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो यानी कि यहाँ पे जो है वो ज्ञान के बारे में बात करी गई थी। तो क्या था? फिलॉसफी थी होने में, तो समझ गए। तो आपका बी तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थी तो भाई एक तरीके से फिलॉसफी थी, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल जो है कंसेप्ट के बारे में बात करी गई, समझ गए, जो कि रियल लाइफ में होते हैं। ओके, बाद में इन्हीं को जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म के अंदर एड ऑन किया गया। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है ना। चलो, हमारे जो पेरेंट लोग हैं, जो आपके दादाजी है, परदादाजी, आपके जो फादर होंगे, वो नॉर्मली क्या होते हैं? वेदों के, वेद जो है ना इसके फॉलोवर होते हैं, समझ गए। यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं होती है, जो बोला गया है, जो लिखा गया है, बस उसको फॉलो कर लेते हैं। बोला जाता है ना कि भाई वेडनेसडे को ये नहीं करते, ट्यूसडे को ये नहीं करते, तो मतलब ये चीजें जो है बहुत सालों से चली हुई आ रही है ना। लेकिन उपनिषद जो है वो आज की, अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, अगर मैं कोई भी अगर आपसे बोलता हूं कि भाई इंसान की सेवा करो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाना से जो है इतना भला नहीं होगा जितने कि वो टाइम अगर किसी की सेवा में लगाओगे तो बड़ी बात, वो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये जो है ये उपनिषद के कंसेप्ट है ना। चलो आगे बात करते हैं। वह भारतीय शासक कौन था जिसका साम्राज्य क्षेत्र भारत से बाहर तक विस्तृत था? जल्दी से बताइए। वह भारतीय शासक कौन था जिसका साम्राज्य क्षेत्र जो है ना, टेरिटरी, वो आउटसाइड इंडिया है? समझ गए? आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। चलो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कुछ बच्चों का दोस्तों कनिष्क आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो पहला रूलर कौन था? कनिष्क था, जिसका इंडिया के आउटसाइड भी टेरिटरी हुआ करती थी। 2nd सेंचुरी के टाइम पे हुआ करता था दोस्तों, जिसकी कैपिटल जो है क्या हुआ करती थी? पुरुषपुरा है, जो कि कैपिटल हुआ करती थी, जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान का पेशावर नाम से जाना जाता है। किसी टाइम पे वो पुरुषपुरा नाम से जाना जाता था, समझ गए। और साथ में वीडियो को शेयर कर दो भाई, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। नेक्स्ट है जो कि आपको गलत पेयर है, जो कि इसमें से सेलेक्ट करना है। थोड़ा सा जो क्वेश्चन का लेवल है दोस्तों आज आपको टफ लगेगा, तो है ना, 50% भी सही हो रहे हैं तो भी अच्छी बात है। चलो ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने, जो कि है आपके ठीक है। यहां पे देखो, योग दर्शन पतंजलि बिल्कुल सही है, मीमांसा का जैमिनी बिल्कुल सही है, वेदांत जो है बद्रायन बिल्कुल सही है, लेकिन जो न्याय दर्शन है ना, ये कपिला के द्वारा नहीं था दोस्तों, ये गौतम करके थे एक, उनके द्वारा न्याय दर्शन जो है वो बनाया गया था, समझ गए। यहां पे देख सकते हो, न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक दर्शन है। इसके प्रवर्तक ऋषि, ठीक है,
अश्वपाद गौतम है, जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। समझ गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन यहाँ पे गलत है ये आपको बताना है। पाल वंश के जो संस्थापक थे वो धर्मपाल थे, ये पहला है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है धर्मपाल के द्वारा बनाई गई। भोज जो है प्रतिहार, ये फाउंडर थे प्रतिहार एम्पायर के। और कृष्णा तृतीय जो थे वो राष्ट्रकूट किंग के रूलर हुआ करते थे। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहां पे आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, जल्दी से बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, धर्मपाल दोस्तों नहीं थे, गोपाल थे दोस्तों, पाल वंश के जो संस्थापक थे। तो आपका आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, धर्मपाल और देवपाल ने तो पाल वंश को आगे बढ़ाया था। समझ गए। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाना, ये सब काम करना, ये उनका ही काम थे। ठीक है ना। नेक्स्ट है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण बताइए दोस्तों, कब हुआ था? आरबीआई को नेशनलाइज्ड कब किया गया था? ठीक है, हेडक्वार्टर आपको मालूम है मुंबई के अंदर है, प्रेसिडेंट शशिकांत दास है। ओके, आप देख सकते हो दोस्तों, आरबीआई को जो नेशनलाइज किया गया वो 49 जो देश आजाद हुआ तब किया गया, जो है 1 जनवरी 49 को। ठीक है ना। और 15 अगस्त को आपको मालूम है 47 में आजाद हुआ, उसके बाद में 49 के अंदर जो है किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1949। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल है आपका, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित होती है? इनसाइडर ट्रेडिंग जल्दी से बताइए। इनसाइडर ट्रेडिंग के मतलब भी देखेंगे। ये क्या होती है दोस्तों? एक इलीगल प्रैक्टिस होती है। क्या होती है भाई? इलीगल प्रैक्टिस है जो कि इसको माना जाता है, और ये स्टॉक एक्सचेंज में होती है, करी जाती है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल अगर इंफॉर्मेशन जो है अगर किसी से एक्सेस कर रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक है, तो ये तो बी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए मेरी बात? ठीक है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के घटते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे ज्यादा कौन सा इंडस्ट्री का है? देखो, सबसे पहले होता है सर्विस इंडस्ट्री, फिर होता है आपका जो है सर्विस सेक्टर का, फिर उसके बाद में इंडस्ट्री सेक्टर का, उसके बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर का। देश की आजादी के टाइम पे उल्टा हुआ करता था, अभी उल्टा हो गया है। सर्विस सेक्टर है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो कि अपनी जीडीपी के अंदर करता है, मोर देन 50%। फिर इंडस्ट्री है, उसके बाद में एग्रीकल्चर है। समझ गए? देख सकते हो आप यहाँ पे 54% है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का मतलब क्या है? आपका ओला, उबर है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है ना, कोई भी बीपीओ है, कोई भी अगर आपको अगर कोई फिजिकली चीज अवेलेबल नहीं करवा रहा ना, फिजिकल प्रोडक्ट, जैसे कि अभी मैं आपको ऑनलाइन क्लास अवेलेबल करवा रहा हूं, तो फिजिकल कुछ नहीं है ना ये, तो ये भी क्या है? सर्विस सेक्टर का पार्ट है, सर्विस सेक्टर का ये पार्ट है। समझ गए? तो अगर आपको कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है ना, तो वो बाकी सारा क्या है? सर्विस सेक्टर का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर है, उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर है, जो भी इंडस्ट्रीज के अंदर काम होता है, फिर आपका एग्रीकल्चर आता है। ओके, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, अभी सिर्फ 15% के ऊपर अटका हुआ है। कर सुधार समिति के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताइए। चेयरमैन ऑफ टैक्स रिफॉर्म कमेटी, टैक्सेशन के रिफॉर्म को लेकर इस कमेटी को बनाया गया था दोस्तों। और ठीक है, और यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जो राज चेलिया, ये क्वेश्चन हम शायद पहले कर चुके हैं मेरे ख्याल से। राजा चेलिया जो कमीशन है, ठीक है, ये कमेटी बनाई गई थी जिसके तहत जो है टैक्स स्ट्रक्चर जो है कंट्री का आगे बढ़ाने को लेकर बोला गया था। समझ गए मेरी बात? तो ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। बात है दोस्तों 1991 की। ओके, नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नेशनल इनकम एस्टिमेट इंडिया के अंदर दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है?
अरे भाई कौन करता है? CSO ऑफिस है, जो कि दोस्तों नेशनल इनकम के बारे में पता करता है। अरे भाई नीति आयोग का काम क्या है? सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना, ठीक है, साथ में प्लानिंग करना देश को आगे ले जाने को लेकर, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आपको मालूम है बैंकिंग को देखना। फाइनेंस मिनिस्टर का है जो कि फाइनेंस देश का जो है उसको संभालना। तो बसता क्या है भाई? CSO ही बसता है। इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते थे, है ना। 1955 में इसको बनाया गया था और डिफरेंट मेथड अपनाता है ये। प्रोडक्ट मेथड होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। पहले जो है हमारे पर कैपिटा इनकम जो है, ये सारे जो काम है ये CSO डिपार्टमेंट का देखने का काम होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यहाँ पे स्टेट ऑफ गिरबटलार द्वारा अलग किए जाते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ भाई क्या होगा। स्ट्रेट ऑफ गिरबटलार आपको बताना है। देखो क्या है गिरबटलार, आपको मालूम है दोस्तों कि एक नैरो स्ट्रेट है जो कि अटलांटिक ओशन से मेडिटेरियन जाता है, ठीक है, और यूरोप को और अफ्रीका को अलग करता है। जैसे कि अगर ये ऊपर वाला यूरोप है, नीचे वाला अफ्रीका है, तो अफ्रीका में जो देश है वो तो मोरक्को पड़ता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो पड़ता है वो स्पेन पड़ता है। तो यानी कि इन दोनों को अलग कर रहा है गिरबटलार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोरक्को और स्पेन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से भी कनेक्ट करता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। नेक्स्ट है ब्लू हिल और ग्रीन हिल। ब्लैक हिल है एक, तो ब्लू हिल है और साथ में ग्रीन हिल है। ये कौन से कंट्री के अंदर है? ठीक है, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? USA आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल जो माउंटेन्स है ये USA के अंदर लोकेटेड है, ठीक है ना। ध्यान रखिए कलर के ऊपर है तीनों यार, कलर वाले जो है USA के अंदर। इस तरीके से याद कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल बंद सागर है? लैंडलॉक्ड सी कौन सा है? जल्दी से बताइए भाई आंसर क्या हुआ। देखो गाइस क्या है, अरल सी जो है ना वो आपके कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। समझ गए? अरल सी कहां पर है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? ये लैंडलॉक्ड देशों के बीच में, क्योंकि भाई इनके भी कोई जो है वो सी जो है इनके नहीं पड़ती है, कोई भी समुद्र इनके नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे काफी सारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है। कई लोगों ने तिमुर विमुर मार दिया है। अरे भाई लक्ष्मी नारायण, तिमुर कहां से हो जाएगा यार? तिमुर कहां पर है? पहले ये तो देखो कंट्री कहां पर है तिमुर। ईस्ट तिमुर कहां पर है यार? पैसिफिक ओशन के वहां पे कहां से वो आपको देखने को नजर आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अरल सागर है, मैंने आपको बता दिया है। डेथ वैली किस रेगिस्तान में स्थित है? डेथ वैली भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। डेथ वैली के बारे में आपको बताना है दोस्तों, ये कहां पर है? आंसर करो भाई। ईस्टर्न कैलिफोर्निया का जो एरिया है ना वहां पे आपको डेथ वैली है जो कि देखने को मिलता है। समझ गए? ग्रेट बेसिन डेजर्ट के बाउंड्री के वहां पर है ये, और वहां पे मोजेव डेजर्ट नाम से भी एक जगह है। तो देखो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन बन गया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको जो है कैलिफोर्निया आपको ऑप्शन में नहीं दिया। तो डेथ वैली जो है ना ये आपके दोस्तों ईस्टर्न जो कैलिफोर्निया है, ठीक है, वहां पे दोस्तों एक डेजर्ट है, मोजेव डेजर्ट। समझ गए? ओके, ग्रेट बेसन डेजर्ट के बाउंड्री से टच होता है ये। एक और है यहाँ पे, दो नाम याद कर लो डेजर्ट के, आपके डेजर्ट वाला सवाल आएगा उसमें भी हेल्प मिल जाएगी और इसमें भी हेल्प मिल जाएगी। दोनों जो है कैलिफोर्निया के वहीं पर ही है, यूएसए के अंदर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस हवा के कारण मध्य यूरोप में गर्म जलवायु होती है?
यानी कि आपको दोस्तों लोकल विंड के बारे में आपको बताना है। जल्दी से आंसर करो भाई। एक आधी क्वेश्चन जो है आपके लोकल विंड से 101% है जो कि आपको देखने को मिलेगा। समझ गए? ठीक है, बताओ भाई चिनूक के बारे में बताओ। देखो सबसे पहले अगर आपसे दोस्तों चिनूक के बारे में पूछे तो चिनूक के बारे में ध्यान रखिएगा, ये आपके रॉकी माउंटेन्स जो है ना, ये वहां पे चलती है। यानी कि यूएसए कनाडा वाला जो एरिया है ये आपके वहां पे चलती है तो गरम गरम में हवा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं फॉइन की बात करूं दोस्तों, तो फॉइन जो है ना, ये आपके दोस्तों एल्प जो पहाड़ियां है, यानी कि जो आपके यूरोप वाला एरिया है ना, ये वहां पे है। यानी कि आपका आंसर तो यहाँ पे हो जाएगा बी वाला। समझ गए? उसके अलावा कैम्सिन भी है एक इजिप्ट के अंदर, सिरोको नाम है, वो भी सहारा के वहां पे चलती है। हर्मिटन जो है ना दोस्तों, ये हर्मिटन, ठीक है, हर्मिटन जो है ये चलती है आपके वेस्ट अफ्रीका वाले एरिया में। समझ गए? इसके अलावा मिस्ट्रियल की बात करें तो ये आपके कोल्ड करंट है, कोल्ड विंड है, ये आपके कोल्ड है, और ये भी आपको एल्प्स वाले और फ्रांस वाला जो एरिया है ना, वहां पे देखने को मिलती है। कुल मिला के आपको देखो यूरोप से दो बातें याद करनी है, एक तो फॉइन जो कि आपके वार्म है, गर्म हवाएं हैं, और साथ में मिस्ट्रियल जो कि आपकी कोल्ड विंड है। समझ गए? ये दो कर लोगे तो कोई टेंशन नहीं है, आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, गांधी अरविंद समझौता कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और काफी सिंपल क्वेश्चन है, गलत मत करना भाई। बहुत बार ये सवाल जो है ऐसे वाले पेपर में आ चुके हैं और उसके बाद में भी गलत करोगे तो काम कैसे चलेगा। गांधी अरविंद पैक्ट आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से कौन थे? गांधी जी थे। ठीक है, कब हुआ था? 5 मार्च तो डेट थी, और 1931 के अंदर। तो आपका क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जितने भी ऑर्डिनेंस थे, प्रोसिक्यूशन थे, वो सारे विड्रॉ करने थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करना था, है ना, सत्याग्रह की जो प्रॉपर्टी थी उनको वापस देना था। ओके, तो ये सारे थे। उसके बाद में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको मालूम है ना, सितंबर दिसंबर 1931 के अंदर, जहां पे गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया था। एकमात्र ये वाली थी वो, तो इसके अंदर जो है राजी कर लिया गया था अरविंद के द्वारा पार्टिसिपेट करने को लेकर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। किस गवर्नर जनरल के अधीन अंग्रेजी शिक्षा सबसे पहले भारत में आई गई थी? कई बार लोग बोलते हैं कि भारत में इंग्लिश है जो कि ब्रिटिशर्स लेके आए, कितनी अच्छी बात है, वरना इंडियन क्या करते हैं, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, काम नहीं चलता, दुनिया में जाते नहीं। अरे देखो, पहली बात तो अंग्रेजी जो भारत में आई थी वो इसलिए आई थी ताकि भारत के जो युवा है उनको अंग्रेजी सिखाएं पहले तो, और उसके बाद में खुद के अंडर के अंदर जो है ना वो नौकरी लगाएं, क्योंकि उनको क्या कम्युनिकेट करने के अंदर जो है ना वो बड़ी समस्या हुआ करती थी। तो ये कोई पॉजिटिव नहीं था इंडिया के लिए, नेगेटिव ही था। समझ गए? एक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए नहीं लेके आए थे ये लोग, ये लेके आए थे ताकि खुद का काम निकला सके। समझ गए? और कौन थे भाई लेके आने वाला? मैकेलॉय। मैकेलॉय था, लॉर्ड मैकेलॉय, जो कि लॉर्ड मैकेले था जिसने इंग्लिश एजुकेशन भारत में स्टार्ट किया दोस्तों, और 1835 के अंदर जो है इस एक्ट को पास किया गया था मैकेले के द्वारा। ठीक है, चलो, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की शुरुआत किसने करी थी? रिफॉर्म एसोसिएशन, जल्दी से बताइए। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन किसके द्वारा करी गई, कब करी गई, थोड़ा सा इसके बारे में बता दो। देखो 1870 की बात है जब इसकी शुरुआत करी गई थी। कब करी गई थी? 1870 के टाइम पे। समझ गए? और कौन थे भाई करने वाले? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन थे दोस्तों, इसके प्रेसिडेंट थे, और ब्रह्म समाज की सेक्युलर साइड जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। ओके, समझ गए मेरी बात? और ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो आइडियाज हैं उनको क्या कर सके, लोगों तक पहुंचा सके और ब्रिटिशर्स को एक्सपोज कर सके। समझ गए मेरी बात? तो इनके बारे में काफी सारे ब्रिटिशर्स ने भी जो है काफी अच्छी बातें बोली थी उस टाइम पे कि ये सेक्युलरिटी को लेकर जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वैसे डी, जो कि आपको ध्यान रखना है 1870 के अंदर, है ना, कलकत्ता के अंदर इसकी शुरुआत करी गई। ठीक है,
चलो, जनरल डायर किसके द्वारा मारा गया था? जनरल डायर। देखो यहाँ पे आपको दोस्तों थोड़ा सा और ध्यान रखना है, जनरल ओ डायर होगा वैसे ये, अगर आपको इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से जो है आपको आंसर करना है तो कई सारी मूवीज में जो है, ठीक है, कई सारी मूवीज के अंदर जो है दिखाया जाता है जनरल डायर के बारे में। तो देखो जो जनरल डायर था जिसने जलियांवाला बाग के अंदर जो है ना ऑर्डर दिए थे ना बाग के अंदर आकर, वो तो दोस्तों नेचुरल डेथ से मरा था, समझ गए? नेचुरल डेथ हुई थी उसकी, जिसने ऑर्डर दिए थे, जो आया था ना और उसने बोला था कि भाई चारों तरफ से बंद कर लो, घेरा कर लो और गोलियां चला दो। ओके, तो जो उसकी हुई थी वो सेरेब्रल जो है वो हेमरेज की वजह से उसकी डेथ हुई थी, समझ गए? लेकिन जिसको उधम सिंह जी ने मारा था ना वो कौन था दोस्तों? वो था जनरल ओ डॉयर, समझ गए? जनरल ओ डॉयर वो आदमी था, माइकल ओ डॉयर उसका नाम था वैसे एक्चुअली के अंदर, माइकल ओ डॉयर करके उस आदमी का नाम था, ये उसका एक्चुअल नाम था दोस्तों, जिसको मारा था अपने उधम सिंह जी ने। तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना दोस्तों? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था पंजाब का 1912 से लेकर 1920 के बीच में, समझ गए? इसी ने ही जो दोस्तों क्या किया था, जो डायर था ना उसको बोला था कि वहां पे जाओ और जो है वहां पे देखो कि वहां पे लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, और बोला जाता है कि इन दोनों की साठगांठ थी, डॉयर ने ऑर्डर किया, डायर ने उसको कंप्लीट किया, समझ गए? तो 1940 के अंदर उधम सिंह जी के द्वारा जो है विदेश जाकर जो है इसको मारा गया था, ठीक है दोस्तों? इंग्लैंड के अंदर जाके जो है इसको मारा था, 75 साल की उम्र के आसपास मारा था इसको, ठीक है ना? चलो ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? जल्दी से आंसर करिए भाई। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आपको यहां पे बताना है कि कब उसकी शुरुआत है जो कि हुई थी। आंसर करो भाई। देखो 1789 के अंदर जो है इसकी शुरुआत हुई थी, 1789 से 80 मतलब कोई 10 साल तक जो है ये रिवॉल्यूशन है जो कि चला था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं, समझ गए? ठीक है, पॉलिटिकल और सोशल काफी सारे बदलाव है जो कि देखने को मिले थे उस टाइम के ऊपर। नेपोलियन की डिक्टेटरशिप हुआ करती थी जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई वहां पे, ठीक है? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो है ना, ये सारे के सारे वर्ड जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही लिए गए हैं, और अपने जो थे ठीक है इंडिया के अंदर भी इन वर्ड्स ने काफी बड़ा काम किया था। नेक्स्ट है वार्म ओशन करंट, दोस्तों इनमें से कौन सी है? वार्म ओशन करंट, देखो ये चैप्टर मैंने पूरा पढ़ाया, आपको एक काम करिएगा यूट्यूब पे लिखिएगा ओशन करंट और आगे नाम लिखिएगा भुवनेश, आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें मैंने बड़े ट्रिक के साथ में बड़े आसानी से समझाया है। सारे के सारे वार्म ओशन करंट है और सारे के सारे जो कोल्ड ओशन करंट है सब मैंने समझाए हुए हैं, समझ गए? सेंटर के हमेशा सेंटर के बीच में जो होते हैं गल्फ स्ट्रीम्स होती है हमेशा, तो ये हमेशा क्या होती है? गर्म ही होती है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के पास में है, अब इक्वेटर पे तो गर्मी पड़ती है और गर्मी पड़ेगी तो कोल्ड क्या होगा? कोल्ड तो होगा नहीं, करंट क्या होगा? वार्म ही होगा भाई, सिंपल सी बात है, पानी तो गर्म ही होगा। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत ही सिंपल सवाल है, और यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले जो अपने अरुणिमा सिन्हा है वो गई भी थी, जो कि है माउंट विंसन, ठीक है? बहुत सिंपल सा सवाल है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो आपका आंसर क्या होगा? लेक बैकाल जो है आप याद कर सकते हो, ठीक है? ओके, और देखो लेकाल तो वैसे है अपने एशिया के अंदर जो एरिया है ना उसके अंदर है, वैसे तो सुपीरियर है, ठीक है? लेक सुपीरियर है, लार्जेस्ट लेक है जो कि नॉर्थ अमेरिका की, वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो कि सरफेस एरिया के हिसाब से मानी जाती है, ठीक है? और वॉल्यूम के हिसाब से अगर आपसे पूछे तो बैकाल जो है ये वॉल्यूम के हिसाब से काफी ज्यादा है, और यहाँ पे हमने एरिया के बारे में बात करी तो फिर आपके सरफेस एरिया के हिसाब से तो है ये वाली है, ठीक है? सुपीरियर लेक, समझ गए? कौन सा देश स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं माना जाता है? देखो स्कैंडिनेवियन की बात करें तो एनएसडी आपको ध्यान रखना है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यानी कि नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया और डेनमार्क हो गया, ये तीनों देश है जो कि स्कैंडिनेवियन है, यानी कि ब्रिटेन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, समझ गए?
ग्लेशियर नेशनल पार्क किस देश के अंदर है? ग्लेशियर नेशनल पार्क की बात करें तो ये दोस्तों आपको यूएसए के रॉकी माउंटेन वाला जो एरिया ना, मोंटेना,